सर अभी प्रीलिम्स आने वाला है। इस बार का प्रीलिम्स 25 मई को है, नेक्स्ट मंथ। बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, बहुत अनसर्टेन होता जा रहा है। जो भी दिन बचे हैं इन दिनों में क्या अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट का, कैसे वो प्रिपरेशन करें? जैसे मेरा मॉक्स हम नहीं लगाते उतना। अच्छा। और पीआईक्यू और अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही वो उसी को करते हैं, कॉन्फिडेंस पकड़ते हैं और चले जाते हैं। एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है प्रिपरेशन में, मेंस में और प्रीलिम्स में? मेन आपको होना चाहिए कि अगर 3 घंटे में पूरा पेज मतलब पूरा पेपर आपको कंप्लीट करने आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टारगेट करिए। मेरा मूवी था तो हम हर रात को डिनर का टाइम आधा घंटा पौने घंटा सीरीज देखते थे। ये मेरा है, ये मेंस के टाइम भी मेरा होता था। कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचे, उसके लिए वही है, जितना बिजी रहेंगे उतना डिस्ट्रैक्शन से कम रहेंगे। नमस्कार जी, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 का इंटरव्यू 7 जनवरी से लगातार चल रहा है। आज लास्ट डे है इंटरव्यू का। हमारे बीच में अभी एक एस्पिरेंट है जो जस्ट अभी इंटरव्यू देकर के बाहर आए हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, इनका एक्सपीरियंस और इनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। सर आप कैसे हैं? थोड़ा अपने बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑडियंस को आप। मेरा नाम राजकुमार है। मैं बोकारो से हूँ, झारखंड से। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और 2nd इंटरव्यू था। एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में हुआ है ड्यू से रामदास कॉलेज, और मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ। ओके, तो ये अभी सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? जब आप अंदर गए तो कैसा माहौल था, किसके बोर्ड में था, कैसे क्वेश्चन है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए ऑडियंस को। मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था और ये मेरा 2nd इंटरव्यू है। तो लास्ट टाइम भी मेरा सेम बोर्ड था। तो इसलिए वो तो अंदर से कॉन्फिडेंट आ गया था, वो डर नहीं था कि कैसा रहेगा कैसा नहीं। इंटरव्यू बहुत कॉर्डियल था, मतलब सिचुएशन एंड क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे गए थे, हॉबी रिलेटेड पूछे गए थे। मीन्स मेरा साइंस फिक्शन है तो साइंस फिक्शन से चेयरपर्सन ने पूछा। फिर अदर पर्सन ने जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस आईआर वहाँ से पूछा। फिर बोकारो एंड वो धनबाद रीजन कोल रीजन है तो कोल पॉलिसीज के ऊपर थोड़ा पूछा गया। तो यही सब नॉर्मल पूछे गए थे, मतलब अनएक्सपेक्टेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं था, अच्छे क्वेश्चंस थे। सर समटाइम इट्स हैपेंस कि कुछ क्वेश्चंस का आपको ना जवाब दे पा रहे हो, नहीं रिकॉल कर पा रहे हो उस समय कैसा उनका इंटेंशन होता है और आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते होंगे? ये 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। एक तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो वहाँ तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि नो, बिकॉज वो अपना ओपिनियन कुछ देना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सेकंड होते कुछ फैक्चुअल कैजुअल क्वेश्चन। तो फैक्चुअल में तो आपको नहीं आ रहा तो सीधे सीधे आप नो बोल दिए, सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल या आई हैव नॉट रेड दिस, ऐसा करके। तो यही होता है। मैम उस तरफ से उनका कोई सा रिएक्शन होता है कुछ, अरे कि इनको नहीं आता, ऐसा कुछ तो नहीं है? वो बहुत कूल और काम रहते हैं, कोई ना इट्स हैपेंस कि स्टूडेंट ये भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आ रहा है या कुछ फेस बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मतलब नॉर्मल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है ये नहीं आ रहा है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन या कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ओके हाँ सर, अभी प्रीलिम्स आने वाला है। इस बार का प्रीलिम्स 25 मई को है, नेक्स्ट मंथ। बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, बहुत अनसर्टेन होता जा रहा है। जो भी दिन बचे हैं इन दिनों में क्या अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट का, कैसे वो प्रिपरेशन करें? लगभग अभी 35 से 40 दिन बचे हैं। 35 से 40 दिन अगर बचे हैं तो वो तो हमको भी अब घर जाके करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। बट सेकंड ये है कि मीन्स बेसिक जो है बेसिक्स के ऊपर काम करिए आप। मीन्स जो भी है, ज़्यादा सब लोग मटेरियल के ऊपर भागते हैं, तो मटेरियल्स को ना करके सब्जेक्ट के, मतलब अगर पॉलिटी पढ़ना है तो पॉलिटी इज नॉट इक्वल टू लक्ष्मीकांत, वो है सिंस। या इकोनॉमी पढ़ रहे तो कोई एक पर्टिकुलर XYZ PDF पकड़ लिए, तो ये नहीं है। तो थोड़ा सा खुद से रिसर्च करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर कोई इशूज न्यूज़ में है तो उसको थोड़ा सा, अगर टाइम है तो 360 डिग्री उस पर कंसेप्ट पकड़िए। और सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं है, मतलब कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स का ये है। और सेकंड ये है कि PIQ जितना लगाएं उतना लगाएं। एंड कोचिंग मॉक्स डिपेंड करता है, किसी का स्ट्रेटजी कोचिंग मॉक्स पे ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे मेरा मॉक्स हम नहीं लगाते उतना। और PIQ और अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही वो उसी को करते हैं, कॉन्फिडेंस पकड़ते हैं और चले जाते हैं। तो मेनली हो जाता है। एंड प्रीलिम्स में ये है कि जितना वाइड कवरेज होगा ना उतना मतलब क्वेश्चंस गेसिंग से ही हो पाएगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए। तो मेन यही है। तो ये सबसे प्रीलिम्स का हो जाता है मतलब क्वेश्चन का। ओके सर, सीसेट के भी बारे में हम बात करेंगे। IIT बैकग्राउंड हो, साइंस स्ट्रीम हो, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो, लगभग स्टूडेंट कहीं ना कहीं इसमें भी फेल हो जा रहे हैं। कुछ को तो देखा गया है कि उनके GS में 110 नंबर है पर सीसेट में वो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं कर पाए, 66 मार्क्स नहीं ला पाए। इस पर आपका क्या सलाह रहेगा और आपने कैसे इसको टैकल किया ताकि आप यहाँ तक पहुंचे, इंटरव्यू तक? कैसे आपने सीसेट क्वालिफाई किया और क्या आप सजेशन देंगे स्टूडेंट को जो देख रहे हैं? सीसेट तो थोड़ा सा ट्रबल करता है, ये है बात है। बट उसका वही एक स्ट्रेटजी है कि मीन्स बहुत कोई सिर्फ 1 या 2 सेक्टर को पकड़ के जाते हैं, मतलब या मैथ्स करेंगे या रीजनिंग करेंगे, ऐसा कुछ माइंडसेट बना के जाते हैं। ऐसा नहीं, आपको तीनों सॉल्व करना है। तीनों का मतलब इक्विटेबल टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे मेरा रहता है कि फर्स्ट 1 आवर में मैथ्स करेंगे, मैथ्स रीजनिंग करेंगे, जितना होगा उतना बनाएंगे। लास्ट 1 आवर या 50 मिनट जो बचेगा उसमें पूरा इंग्लिश बनाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी होता है। तो दोनों में अगर 50 क्वेश्चन बन जाते हैं तो 50 क्वेश्चन होता है तो 66 आप जो
मतलब ये कट ऑफ होता है वो इजीली क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आएगा। ओके इशू वहाँ आता है जो टारगेट करके जाते हैं कि हम तो इंग्लिश करेंगे ही नहीं, बस वो दोनों करके जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, कुछ तीनों को इक्वल टाइम देके अपने अकॉर्डिंग करना है। ओके बस ये है इसी साइड का। बिल्कुल सर, कुछ रैपिड फायर पूछेंगे, हमारे कुछ साथी भी इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि चैट जीपीटी, एआई, डीप सी, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनका प्रिपरेशन में रोल है कि नहीं, और कितना अगर रोल है तो कितना हेल्प करती हैं थ्रू आउट जर्नी प्री मेंस इंटरव्यू में? मेरा तो हम उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया उनको, क्योंकि उतना ट्रस्ट नहीं होता है, बिकॉज वो थोड़े कभी फैक्ट्स, फिगर्स एंड ओपिनियंस को भी थोड़ा बना लेते हैं, खुद से क्यूरेट कर लेते हैं। ओके तो उसमें भी आप किसको यूज़ कर रहे हैं, मीन्स एक परप्लेक्सिटी एआई करके है, तो वो सोर्स बता देता है। तो फिर भी हम ज़्यादा बोलेंगे कि ओरिजिनल सोर्स में फोकस करिए, ओरिजिनल आर्टिकल्स इस सब में फोकस करिए, न्यूज़पेपर में फोकस करिए, बिकॉज आजकल जो यूपीएससी का आ रहा है बहुत मतलब करंट इशूज से उठा के वो पूछते हैं, चाहे वो प्रीलिम हो, मेंस हो, इंटरव्यू कहीं भी। तो मेन सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स या गवर्नमेंट सोर्स जितना पकड़ेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एआई पे हाँ फ्यूचर में भी रिलाई कर सकते हैं, बट अभी एआई पे हमको लगता है थोड़ा सा कम ही रिलाई करने से बेटर है। प्रीमेच्योर है कहना। हाँ, बट यस मेंस में पॉइंटर्स कुछ कुछ अच्छे वो दे देता है, बट उसको फिर भी एक वेरीफाई कर लीजिएगा कहाँ से क्या है, बिकॉज अब कंपटीशन वही है ना कि एआई अब जो उतना ले आ रहा है, तो अब जो स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं वो उसको भी थोड़ा बूस्ट अप करना पड़ेगा ना अपने लेवल को। बिल्कुल बिल्कुल, ये सीन है। एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है प्रिपरेशन में, मेंस में और प्रीलिम्स में? डायरेक्ट रोल तो नहीं होता है एनसीईआरटी को उतना, बट हाँ इनडायरेक्टली अगर आप उसको स्टार्ट अगर कोई करना चाह रहा है, मतलब यूपीएससी अगर वो कर ले तो फाउंडेशन बहुत अच्छा बनाता है। इनडायरेक्टली कोई कोई सब्जेक्ट्स में हेल्प करता है, लाइक ज्योग्राफी है, तो प्रीलिम्स के लिए आप 11-12 के ज्योग्राफी करिए और मैपिंग करिए, बस हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ करने भी नहीं है। ओके तो वो सब चीज़ें होती है, बट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स उस सब में आपको एनसीईआरटी से नहीं चलेगा, आपको अलग जाना पड़ेगा। तो ये है सर, मेंस में देखा गया है 1750 नंबर का आपका मेंस का पेपर होता है, और ये लगभग आपकी आंसर राइटिंग की स्किल का ही बात होता है। आप कितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं, कितना अच्छा जेन्युइन कंटेंट डाल सकते हैं, और क्या स्पीड आपकी है, और आंसर राइटिंग का आपका अप्रोच क्या था, आप आंसर राइटिंग को लेकर के क्या सलाह देंगे बच्चों को, और आप कैसे आंसर राइटिंग अपने इम्प्रूव किए, इस पर आपका ओपिनियन? आंसर राइटिंग तो एक बोलेंगे बहुत बड़ा मतलब एक काइंड ऑफ हवा बन गया मार्केट में कि आंसर राइटिंग बस वो बस मेन ये है कि मेन आपको होना चाहिए कि अगर 3 घंटे में पूरा पेज मतलब पूरा पेपर आपको कंप्लीट करने आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टारगेट करिए, उसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि अब मुझे कितना कंटेंट चाहिए, कितना पढ़ना है, कितना मुझे वैल्यू एडिशन करना है, वो सब उसके बाद पता चला। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा मेंस में। सब लोग पहले क्या करते हैं कि पहले वैल्यू एडिशन का कंटेंट सोच करते हैं, फिर वो आंसर को इंप्रूव करने का सोच करते हैं, उसके चक्कर में किसी का पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है बहुत लोग का। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ होता है, पहले आप वो टारगेट के उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके बाद देखिए कहाँ हम क्वालिटेटिवली इंप्रूव कर सकते हैं, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हम 50% जो चीज़ पढ़ रहे हैं बेकार पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल वो चीज़ होता है मेंस में। तो मेरा वही है, दोनों मेंस में ये रहा था, दोनों मेंस मैंने क्वालिफाई किया था, तो ऐसा कुछ इशू नहीं। ओके सर, इस मेंस में जीएस का 4th पेपर जो एथिक्स का है, ऑप्शनल और आपका एसे, ये मार्क्स गेन कराते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ तीनों जीएस आप नेग्लेक्ट करिए, आपको सब में लगभग पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों पे आपका क्या अप्रोच था? जैसे आप एथिक्स कैसे तैयार करते थे, और एसे आप कैसे आपका प्रिपरेशन किया था? देखिए ये तो थोड़ा सब्जेक्टिव है, मतलब ऐसे एंड एथिक्स पेपर थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, एंड इसमें इसीलिए मीन्स थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है, बिकॉज ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखता ना, कोई मतलब कुछ ज़्यादा स्कोर कर सकता है, कोई थोड़ा ये कम। जीएस 1, 2, 3 क्या होता है कि सब एक जैसा आंसर लिखते हैं, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना वो गेन ले सकते हैं, मतलब एज ले सकते हैं इस सब पेपर में, सेम ऑप्शंस में, ऑप्शनल में। तो एथिक्स का तो मेरा वही था कि अब एग्जाम्पल्स एंड अगर एग्जाम्पल से किसी चीज़ को समझा जाए rather than एथिक्स पेपर को पूरा थ्योरेटिकल करने का, तो उसमें थोड़ा मार्क्स ज़्यादा मिलता है एथिक्स में। फिर केस स्टडीज़ है जो पूरा मतलब आई थिंक कितना 120 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो केस स्टडीज़ में भी बहुत एज मिलता है, बिकॉज केस स्टडीज़ में बहुत लोग डिफरेंट अप्रोच रखते हैं, तो वो सब चीज़ आपको करनी है। ऐसे तो पूरा सब्जेक्टिव ही है, मतलब किसी को हीरो तो किसी को जीरो कर देता है वो ऐसे, तो उसमें भी मीन्स आपको अगेन वो मेरा भी अभी हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए ऐसे का क्या कैसे क्या है, बिल्कुल। बट वही है, एंड ऑप्शनल अपना तगड़ा करिए, मतलब ऑप्शनल जितना तगड़ा करेंगे तो वो मार्क्स को एज देता है बहुत अच्छा। जीएस 1, 2, 3 उतना नहीं दे पाएगा, बट उतना ही कम एफर्ट में आपको ऑप्शनल दे देगा। सर, इस पूरी प्रिपरेशन में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू लगभग 1 साल का प्रिपरेशन और 1 साल का पूरा प्रोसेस हो जाता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस, ऐसे मोमेंट्स आते होंगे जब आपने गिव अप करने का सोचता होगा। इस पूरी दौरान आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते थे, कैसे अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन रखते थे, और क्या सलाह देंगे उन बच्चों को जो वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं? देखिए मोटिवेशन तो मतलब वहाँ बहुत दिक्कत होता है, जैसे कि मेरा हम तो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में लगातार मतलब प्रोसेस में रहे हैं। ओके। तो वो तो प्रोसेस ही मतलब मोटिवेट कर देता था हमको कि अगर चलो प्रीलिम्स हुआ आप मेंस का करो, मेंस हुआ तो इंटरव्यू करो, तो ऐसे करके 2 साल तो ऐसे गया। बट हाँ बीच में अगर ब्रेक ले जाता है तो वो डिमोटिवेटिंग होता है, बहुत उसी में भटक भी जाते हैं, मतलब थोड़ा कुछ और करने में या कुछ चीज़ें करने में। तो उसमें वही है कि आपको
इंटरनल लाना पड़ेगा मोटिवेशन, और जो सिलेबस है उसको आप करते रहिए तो टाइम ही नहीं बचेगा डिमोटिवेट होने का और सब सोचने का। मेन ये है कि पीछे का इतना बड़ा सिलेबस ही है मेंस का, तो वो करते रहे ना तो उतना टाइम नहीं बचेगा। सेकंड है वही हॉबी, सब कुछ डेवलप करिए, पॉजिटिव चीजें, अच्छा कुछ भी आपको मन कर रहा तो वो करिए। जैसे मेरा मूवीज था तो हम हर रात को डिनर का टाइम आधा घंटा पौने घंटा सीरीज देखते थे, ये मेरा है, ये मेंस के टाइम भी मेरा होता था। ओके तो ये अपना डेवलप करिए, वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत पॉजिटिव ये करता है, मतलब मोनोटोनस को ब्रेक करता है, मोनोटोनस को, तो वो सब चीजें हैं। दोस्त और परिवार की भूमिका इस पूरी तैयारी में कहाँ पाते हैं उनको? वो तो बहुत ज्यादा है, मतलब अगर घर में अगर सपोर्ट इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो फिर आप पढ़ेंगे। जैसे मैंने घर से तैयारी किया पूरा, अच्छा हाँ दिल्ली में बस वही इंटरव्यू देने आते हैं, बाकी मेरा घर से प्रिपरेशन है, तो वही मेरा ये है। क्वेश्चन होने वाला था क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या जरूरी है दिल्ली आना? मैं 2 लाख 3 लाख फीस देना नहीं, सर्वाइव नहीं कर सकता, क्या मैं घर से लेकर तैयारी कर सकता हूँ? यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से देख रहे हैं कुछ लोग वीडियो, तो क्या उनको आपका मैसेज होगा? मैसेज वही है कि अगर आप घर में इन्वायरमेंट मिल रहा है, घर में वो सपोर्टिव इन्वायरमेंट है तो घर से करिए, बिकॉज उससे बेटर कोई इन्वायरमेंट आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। ओके एंड अगर नहीं मिल पा रहा है तो वही है सेकंड कि आप अपनी आसपास में कोई ऐसा मतलब लोकेशन देखिए जहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट मिल रहा हो, वो करिए। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन तो दिल्ली है ही, बट दिल्ली में आके ऐसा कोई आपको ये मतलब मैजिक वर्ड नहीं मिल जाएगा कि मतलब यहाँ के मतलब बहुत ही कुछ हो गया है, बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरा तो स्पेशली हेल्थ इशू भी बहुत होता है यहाँ दिल्ली में, तो ये सब खाने पीने का है, बहुत सारा चीज़ है, और टाइम मैनेजमेंट भी है। घर में है कि टाइम का कुछ ये नहीं, खाली खाना बन गया बस खा लेते हैं, बस आ जाते हैं रूम में पढ़ने, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है ना, तो इसलिए वैसा आप करिए। सर लास्ट मैसेज स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे जो वीडियो देख रहे हैं? लास्ट मैसेज कि वो कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, कैसे डिसिप्लिन रखें, क्या उनको मैसेज होगा? वो कैसे प्रिपरेशन अपना आप ही की तरह बना के रखें और आपकी तरह यहाँ तक पहुंचे? रादर आई मैं बोलूंगा सिलेक्शन ले आपकी तरह और आपका भी आई विश करते हैं इस बार फाइनल लिस्ट में नाम आए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बट वही है उसके लिए कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचे, उसके लिए वही है जितना बिजी रहेंगे उतना डिस्ट्रैक्शन से कम रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन तभी होता है जब आप काम नहीं कर रहे, बैठे हैं खाली, तभी डिस्ट्रैक्शन होगा। बिजी रहेंगे, माइंड में रहेगा भाई सिलेबस है, आज इतना बड़ा सिलेबस ही है, वही बोले ना सबका मेंस अगर मतलब प्रेप करना है उसके लिए आपको नोट्स वगैरह ये सब बनाने हैं, प्रीलिम्स के लिए इतना पढ़ना है, तो वो आप डेडिकेटेड होकर मतलब अपना प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो वो सब रहेगा ही नहीं डिस्ट्रैक्शन होने के लिए। तो और वही है क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रखें, ये भी नहीं ज़्यादा मतलब हर शाम को निकल जा रहे हैं ऐसा भी, वो सब डिस्ट्रैक्शन थोड़े बहुत होते हैं। एंड क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स रखें जो आपको साथ साथ में चेक भी करते रहे, मतलब प्रोग्रेस ये सब। बिल्कुल ये अगर यूपीएससी फ्रेंड हो 3-4 का तो बहुत अच्छा होता है वो, तो वो सब करे तो। और घर में अगर है तो पेरेंट्स तो हैं ही, तो नहीं होगा डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ। अब बाकी हाँ सोशल मीडिया ये सब अगर अवॉइड कर सकते तो करिए, हम भी उतना नहीं रहते हैं, बट यस वो सब चीज़। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। थैंक यू।